Hello everyone, welcome to Agriculture Vision ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के थर्ड लेसन को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम धातु और अधातु है। अम्ल, क्षार और लवण को लेसन सेकंड है, उसको हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अपने थर्ड लेसन को धातु और अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, नाम के आधार पर अपने को पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है और इसी प्रकार अधातु क्या होती है। इनका अपने को जानकारी होनी चाहिए कि धातु असल में होती क्या है और अधातु भी क्या होती है। देखिए, अपने सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है बोर्ड के एग्जाम में, उसी पैटर्न पे अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर से। धातु और अधातु में अंतर। देखिए, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, सबसे पहले अपने धातु का एक गुण लिखते हैं। इधर की साइड अपने धातु लिखेंगे और इधर की साइड अपने लिखेंगे अधातु, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, देखिए धातुएं आपने देखी होगी, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सारी क्या है, धातुएं हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, लिथियम धातु है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, ये सारी क्या है, अधातुएं हैं। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सारी क्या है, अधातुएं हैं। तो देखिए, धातुएं जब अपने देखते हैं तो उनमें कुछ गुण अपने को नजर आते हैं, यानी कि भौतिक गुण उनके क्या हो सकते हैं। भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपने भौतिक अंतर देखेंगे, यानी कि उनको किसी रिएक्शन की बजाय अपने सीधे स्पर्श करने से, देखने से अपने को क्या क्या बातें धातु और अधातु के अंतर पता चलती है, उन बातों को अपने सबसे पहले देखेंगे। और उसके बाद में जो रासायनिक अंतर है, क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं जिनके आधार पर अपने धातु और अधातु को वर्गीकृत करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं भौतिक अंतर कौन कौन से हैं। धातुएं आघात वर्ध्यता प्रकृति की होती है, ठीक है। दूसरा अपने देखेंगे, धातुएं तन्य प्रकृति की होती है। तीसरा, धातुएं कठोर होती है। चौथा, धातुएं सामान्यतः स्थिति में कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। अब कुछ ये बेसिक अंतर लिखाए थे, तो देखिए अधातुओं में अपने लिखे हैं। तो अधातुओं की प्रकृति क्या होती है, भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति की होती है। एक बार आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ये समझाने वाली चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, इनको मैं जल्दी से दोबारा समझाऊंगा। कठोर होती है अधातुएं, गैस, द्रव व ठोस, तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, गैसीय अवस्था में या मुलायम होती है, यानी कि कठोर नहीं होती, ठोस नहीं होती,
और ये क्या होती है, अक्सर मुलायम होती है। इसके बाद में यदि और बात करें, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि चालन करती है और ये नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना है अपने को। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। इसके बाद में धात्विक चमक पाई जाती है और इनमें नहीं पाई जाती है। धात्विक चमक अधातुओं में नहीं होती है। इसके बाद में धातुएं अपारदर्शी होती है। गैसीय अधातु पारदर्शी होती है। गैसीय अधातु क्या होती है, पारदर्शी होती है। इसके बाद में ये तो थे रसायन भौतिक अंतर, भौतिक अंतर। अब बात करते हैं रासायनिक अंतर के बारे में। कभी कभार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि धातु और अधातु में भौतिक अंतर को लिखिए या धातु और अधातु में रासायनिक अंतरों को लिखिए। अपने पहले बात की थी, देखिए पहले अपने क्या बात की थी, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अपने बात की थी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात अपने देखते हैं, धातुओं का गलनांक, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है, और इनका क्या होता है, कम होता है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे। अपने क्या पढ़ा था, धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। ठीक है, ये बातें कुछ रासायनिक बातें हैं जिनके आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकरण किया गया है। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु प्लस अम्ल क्या बनाएगी, लवण और H2 गैस बनाएगी, रिएक्शन नहीं करती है। अधातुएं क्या होती है, रिएक्शन नहीं करती है। यह धातु क्या होती है, अम्लों के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अधातुएं बिल्कुल भी अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और धातुएं क्या करेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। धातुएं क्या होती है, अपचायक प्रकृति की होती है। धातुएं अपचायक प्रकृति की होती है। अधातुएं
ऑक्सीकार्क प्रकृति के होती है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इसको अपने ध्यान से पढ़ते हैं कि मैंने सबसे पहली लाइन लिखी है कि धातुएं आघातवर्धीयता होती है। देखिए आघातवर्धीयता जो शब्द है वो क्या है? आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि यदि अपने इसको पीटेंगे, पीट पीट के पतली चादर के रूप में इसको बनाया जा सकता है कभी कभार। और 8वीं क्लास से एक क्वेश्चन है और 10th में भी कई बार देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम की फॉइल का प्रयोग अपने खाद्य पदार्थों को लपेटने में या सुरक्षित रखने में क्यों करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? धातु है, और इस धातु को पीट पीट के पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो अपने लिफाफा प्लेटते हैं ना रोटियों के ऊपर, तो उस सिल्वर पेपर बोलते हैं जिसको, या एल्यूमिनियम फॉइल बोला जाता है। तो इसको क्या होता है? पतला पीट पीट कर ऐसा बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में ढालना क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। ये सबसे ज्यादा गुण होता है वो सोने में होता है और चांदी में भी होता है। दूसरी बात है कि धातुएं तन्य प्रकृति की होती है। तन्य का मतलब क्या होता है कि यदि धातुओं को पतला खींचा जाए तो पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं को खींच खींच कर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसके बाद में सबसे जो ज्यादा तन्य गुण होता है वो सोने में होता है। सबसे ज्यादा तन्य गुण होता है, मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 किलोग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि भंगूर प्रकृति क्या होती है। देखिए मैंने इधर लिखा है कि भंगूर प्रकृति है कि यदि इसको हथौड़े से पीटेंगे तो चादर बनना या तो आघातवर्धनीय हो जाएगा और तार बनना तन्य हो जाएगा, परंतु इनका ये दोनों ही नहीं बनता और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, यानी कि चकमाचूर हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? भंगूर बोला जाता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, आपने देखा भी होगा, मेज, कुर्सी और ये सारी लोहे से बनी चीजें, एल्यूमिनियम से बनी चीजें, सोने से बनी चीजें सामान्यतः कठोर प्रकृति होती है। ये क्या होती है? गैस भी होती है, द्रव भी होती है और ठोस भी होती है। देखिए इसमें कुछ धातुएं होती है वो मुलायम होती है, सोडियम, पोटेशियम, इनको क्या होता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मैं यहां पे आपकी जानकारी इसे लिख दूं, चाकू से आसानी से काटी जाने वाली मुलायम धातु सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं हैं। इनको क्या होता है कि चाकू से आसानी से अपने काट सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती है। बाकी सभी धातुएं क्या होती है? ठोस प्रकृति की होती है। इसके साथ एक लिथियम भी है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद में ये सारी क्या होती है? मुलायम होती है या क्या होती है? गैसीय अवस्था में होती है। इसके बाद में एक इसका अपवाद है। देखिए ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्बन के अपरूप होते हैं, अपरूप, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं कि ठोस प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं ठोस, ठीक है। बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? मुलायम होती है। यदि इनमें बात करें तो Hg होता है, ठोस अवस्था में होती है, Hg होता है, इसको क्या बोलते हैं? पारा। ये क्या होता है? धातु है, परंतु ये क्या है? द्रव अवस्था में उपलब्ध होती है। कमरे के तापमान पर यदि पारे की बात करें तो ये हमेशा क्या होती है? द्रव अवस्था में होते हैं। इसके बाद में धातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? चालन करती है। आपने कभी देखा होगा एक साइड से चिमटा अपने क्या होता है? गर्म होता है, या कोई चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन जिसमें अपने दूध पानी गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है? पूरा वो गर्म हो जाता है। नीचे पेंदे में आग लगती है, परंतु उसकी कन्नियां भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। या आपने देखा होगा तवा, तवे के हैंडल लगा होता है, टोप, ये सब बर्तनों के, कुकर, सबके क्या होता है? प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि ये विद्युत और उष्मा की चालक होती है। उष्मा का चालन करेगा तो नीचे से जब ताप आएगा तो वो पूरे में ताप फैल जाएगा। इसलिए सारी जो
अपना बर्तन है वो गर्म हो जाता है, इसलिए अपने हाथ जलने का खतरा रहता है, इसलिए अपने अधातु का उपयोग करते हैं कि उसमें उष्मा का चालन नहीं हो। जैसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिससे उष्मा का चालन नहीं हो और वो प्लास्टिक गर्म नहीं हो और अपने उसको आसानी से चूल्हे पे से उतार सकते हैं। तो ठीक है, धातु में क्या होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अपने करंट की संबंधित यानी कि विद्युत से संबंधित कोई उपकरण सही कर रहे होते हैं, उस टाइम अपने सावधानी यह रखते हैं कि उपयोग में लिया जा रहा प्लास और सभी उपकरण, सभी इंस्ट्रूमेंट जो भी अपने उपयोग में लेते हैं वो विद्युत के चालन नहीं करते हो या प्लास्टिक की शीट उस पर ऊपर लगी हो, कहीं से कटा फटा नहीं हो। इसलिए क्या करते हैं, अपने उस पर टेप भी कई बार कटा फटा होने की स्थिति में अपने उस पर टेप लपेटते हैं क्योंकि विद्युत से करंट आने का खतरा कम रहे। इसके बाद में धात्विक चमक पाई जाती है। देखिए सोने में कितनी अच्छी चमक होती है, चांदी, यदि लोहा, जंग लगा हुआ लोहा नहीं है या पेंट किया हुआ लोहा नहीं है तो अच्छी चमक, सूर्य के प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगा तो चमकेगा। परंतु अपवाद क्या है, आयोडीन भी अधातु है परंतु ये क्या होती है, चमकदार होती है, ये भी अपवाद है। देखिए धातुएं क्या होती है, अपारदर्शी होती है, यानी कि धातुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता। क्या लोहे के आर पार देखा जा सकता है, सोने के आर पार देखा जा सकता है, चांदी, एल्यूमिनियम, सोडियम, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, धातुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता। पारदर्शिता यही होता है कि आर पार देखना। अधातुएं सामान्यतः जो गैस अवस्था में होती है, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, अपने चारों ओर भी बहुत सारी गैसेस है, इनको भी अपने आर पार देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप फोन तक देख रहे हो, तो ये किस वजह से देख रहे हो, यानी कि ये पारदर्शी होती है, इसी वजह से अपने देख पा रहे हैं। क्या लोहे की सीट बीच में, आपके और फोन के बीच में लोहे की सीट रख दी जाए, क्या इसको आसानी से आर पार देखा जा सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं सर, नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि धातुओं में जो गुण होता है वो अपारदर्शिता का होता है। इसके बाद में अपने ये पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है और इनका कम होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर धातु गलना स्टार्ट कर दे, गलित अवस्था में प्राप्त होने लग जाए, कठोर है वो गलना स्टार्ट कर दे, उस अवस्था को गलना कहते हैं। और जब धातुएं, कोई भी पदार्थ है वो भाप बनकर उड़ना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं क्वथनांक बोला जाता है। तो क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, इनका अधातुओं की तुलना में ज्यादा होता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। अपने आगे के वीडियो में अपने कंटिन्यू पढ़ेंगे इसको कि धातुएं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है और अधातुएं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और यह हासिल क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और ग्रहण करके भी हासिल क्या होता है। देखिए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये रिएक्शन अपने आगे पढ़ेंगे। और ये धातुएं जो अधातुएं होती है वो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इनकी प्रकृति मैंने किस प्रकार की बताई थी, अम्लीय बताई थी, इसलिए इनकी अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। धातुएं अपचायक के प्रकृति की होती है। आपने पढ़ा था क्या होता है अपचायक, जब ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है, तो ये क्या होगी, अपचायक होगी, ये कार्य करेगी, अपचयन करने को ये प्रेरित करेगी। और ये क्या होते हैं, सामान्यतः ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। कोई भी पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण करने के लिए अधातु का उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें कार्बन अपवाद है। अपवाद क्या है, कार्बन। कार्बन क्या होता है कि अपचायक होता है, ऑक्सीकारक नहीं होता है। कुछ इनमें एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अपवाद देख लेते हैं। देखिए धातु द्रव अवस्था तीनों अवस्था में पाई जाती है। मैंने ये बताया था कार्बन के अपरूप नहीं होते हैं, पारा ये बताया था मैंने कि द्रव अवस्था में होता है। और अपने देख लेते हैं कि जो विद्युत का चालन की बात करी थी, हाँ यहाँ पे जो विद्युत के चालन होते हैं इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें विद्युत का चालन इसमें भी करती है। हीरा और ग्रेफाइट क्या करती है, विद्युत का चालन करती है, ठीक है। विद्युत का चालन हीरा और ग्रेफाइट जो करते हैं। और इधर अधातु कौन सी होती है, ये जो Hg है वो विद्युत का चालन नहीं करती है। तो ये सारी बातें थी, इनमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट अपने को याद रखने हैं सारों के अपवाद और धातुओं के गुण क्या होते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, या तो धातु में भौतिक अंतर या धातु में रासायनिक अंतर, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है।
इसके बाद में यदि अपने बात करें कि इससे और क्या पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है आघातवर्धीयता क्या होती है। देखिए धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में ढालना आघातवर्धीयता कहलाती है। और भंगूर क्या होता है, तन्य क्या होता है, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार घुमाकर अपवाद में से प्रश्न पूछने की कोशिश करे जाएगी। देखिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अभी अपने लिखते हैं आगे की बातें जो धातु और अधातु लेसन में से इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब अपने पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो धातुएं आपस में टकराती है या धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको सोनोरस या ध्वनिक गुण बोला जाता है। ये अधातु में नहीं पाया जाता, ये पहले छोड़ दिया था, अभी लिख लेते हैं। धातुएं जब किसी कठोर सतह से या आपस में टकराती है तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि का गुण सोनोरस या ध्वनिक गुण कहलाता है। ये क्या होता है, धातुओं में ही होता है। अब पढ़ते हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है धातुओं का दहन। धातुओं का दहन यानी कि धातुओं को जलाना। देखिए जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। जब अपने कोई भी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। लिखते हैं धातु को जलाने या ऑक्सीजन से क्रिया करवाने के दौरान धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसकी रिएक्शन अपने लिखते हैं। देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। देखिए क्या होता है, Mg ले लेते हैं प्लस क्या ले लेते हैं, O2, MgO, Cu प्लस O2, CuO2, Mn प्लस O2, MnO, ठीक है, सॉरी CuO, और भी Zn प्लस O2, ZnO। ये क्या है, धातुओं की जलाने की अभिक्रिया है, यानी कि धातु का ऑक्साइड बनता है। और धातु ऑक्साइड हमेशा किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये अपने पढ़ चुके हैं कि धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ धातुएं हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का दोनों का होता है। इसकी कैसे जांच करेंगे, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ही लवण और जल बनाएंगे, यानी कि वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के दोनों के होते हैं। लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं, कुछ
धातु जैसे एल व Zn के ऑक्साइड अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्ल व अम्लीय व क्षारीय दोनों होती है। ठीक है, क्या होता है कि इनकी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति होती है। इनकी रिएक्शंस है वो अपने लिखते हैं Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये लवण बन गया और ये जल बन गया। इधर कर लेते हैं Al2O3 प्लस NaOH, AlOH की थ्राइस प्लस H2O H2 और O। ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गया और बनने का क्या Al2N2 H2 निकाल दिया, NaAlO2, ये कितना 2 NaAlO2 O4 3 और 1 4 और H2। ये अभिक्रिया होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब अपने अभिक्रिया देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अपने अभी देखते हैं कि ये अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। देखिए अपने यहाँ पे सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया देखिए, अम्ल के साथ भी करके लवण और जल बनाता है और क्षार के साथ भी करके लवण और जल का निर्माण करता है। अब इसी तरह अपने जिंक की रिएक्शन और देख लेते हैं, ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O। इसके बाद में ZnO प्लस NaOH, Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये रिएक्शन अपने पहले भी सोडियम जिंकेट नाम से पढ़ चुके हैं। सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। देखिए दो ऑक्साइड है, कौन सा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या करते हैं कि धातु ऑक्साइड होते हुए भी क्षारीय प्रकृति के नहीं होते, अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि जल के साथ अभिक्रिया, देखिए जल के साथ अभिक्रिया लिखते हैं 2 नंबर, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, कोई भी धातु है, धातु प्लस जल, यदि धातु की जल के साथ अपने अभिक्रिया कराएंगे तो अविलेय लवण का निर्माण करती है, अविलेय लवण। परंतु क्या होता है, कुछ धातुएं जैसे कि कैल्शियम जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, धातु हाइड्रोक्साइड निर्माण करती है। किस प्रकार से, अपने कोई धातु का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम प्लस वाटर। देखिए जल में यदि घुलनशील नहीं होगी
अविलेय धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस H2, CaO प्लस H2 का निर्माण होगा। देखिए जब भी कोई धातु का निर्माण अपने जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये रिएक्शंस होगी। यदि ये जल में घुलनशील हुआ तो ये क्या करेगा, पुनः H2O से अभिक्रिया करके CaOH की ट्वाइस का निर्माण कर लेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। देखिए अब अपने पढ़ते हैं कि सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम की यदि वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे Na2O, सोडियम ऑक्साइड की यदि वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH का निर्माण बनेगा। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड का यदि अपने अभिक्रिया करवाएंगे वाटर के साथ तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि ये दोनों क्या है, क्षारक है। यदि कोई भी धातु ऑक्साइड का यदि वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अविलेय नहीं हुई तो जल में घुलकर क्या बनाएगी, धातु क्षारक बनाएगी। धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षार बनाते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, वरना उसके बाद थोड़ी सी रिएक्शंस और है धातुओं की, वो अपने पढ़ते हैं। उसके बाद में अधातुओं की जो रिएक्शंस है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे जी। अपने बात कर रहे थे धातुओं के दहन की अभिक्रिया की, उसके बाद में अपने एक छोटी सी अभिक्रिया देखी थी धातुओं की यदि अपने अभिक्रिया करवाएं जल के साथ तो क्या होता है, धातु के ऑक्साइड की कुछ की जल के साथ अपने अभिक्रियाएं करवाई थी। तो धातु की ऑक्साइड की यदि अपने जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है कि क्षारक बनेगा। और इसके बाद में यदि अपने बात करें कि धातुएं, सभी धातुएं क्या एक जैसी अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया करती है क्या, नहीं। सभी धातुएं क्या होती है कि ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती है। हाँ जी, यहां लिखते हैं सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एटसेट्रा। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के दौरान धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और इन पर एक पतली परत चढ़ जाती है धातु ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यानी कि जब भी क्या होगा, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो इन पर धातु ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि धातु का कलर चेंज हो जाएगा और पतली परत चढ़ेगी, धातु ऑक्साइड होगा वो। और इसके साथ यदि अपने बात करें कि सोडियम और पोटेशियम है NaMK, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर आग पकड़ लेते हैं। इनको अभिक्रिया करने की इतनी उतावला होती है कि यदि इनको वायु में थोड़ा सा ही खुला छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसलिए इन धातुओं को केरोसिन में या मिट्टी के तेल में डुबोकर
रखते हैं। क्या करेंगे, मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबोकर इनको रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया ना करे और अभिक्रिया ना करने के कारण आग ना पकड़ पाए। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि कुछ धातुएं होती है, एक होता है एनोडीकरण, आपकी बुक्स में दिया हुआ है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, जब एल्यूमिनियम, देखिए एनोडीकरण एक अच्छी परिभाषा है, जब एल्यूमिनियम वायु के साथ अभिक्रिया करता है, जब एल्यूमिनियम वायु के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है, जिससे वह संक्षारण से बचता है। इस परत का चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण क्या होता है, जब एल्यूमिनियम वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो इस पर एक ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इस कारण इसमें जंग नहीं लगता और ये जो परत चढ़ने की क्रिया होती है इसको एनोडीकरण बोला जाता है। अब अपने थोड़ा सा पढ़ा था कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ रिएक्शन, पहले अपने धातु ऑक्साइड की लिख दी थी, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण हुआ तो हाथों हाथ उसकी जल के साथ अपने अभिक्रियाएं करवा दी थी। दूसरा पॉइंट ये है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, देखिए धातुएं क्या होती है कि जल के साथ अभिक्रिया करके अविलेय लवण बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। धातु प्लस जल क्या बनेगा, लवण, कौन सा, अविलेय, मोस्टली क्या होगा अविलेय, प्लस क्या होगा H2 गैस होगी, कौन सी गैस होगी, H2 गैस। एक एग्जांपल देखते हैं, Zn प्लस H2O, Zn और धातु ऑक्साइड, लवण नहीं बनेगा, सॉरी, धातु ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। परंतु क्या आपने कभी नोट किया है कि सभी धातुएं जल के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती? जैसे सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती, वैसे ही इन धातुओं का यही भी चौंचला होता है कि सारे वाटर के साथ अभिक्रिया एक जैसी नहीं होती। कुछ धातुएं होती है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है, कुछ धातुएं हैं वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वो किसके साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती। होता सारा H2O ही है, कुछ गर्म होगा, कुछ ठंडा होगा, कुछ भाप के रूप में होगा। देखिए लिखते हैं अपने, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन करने वाली धातु, Na प्लस H2, K प्लस H2, ये दो धातुएं होती है, वो क्या होती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। NaOH KOH प्लस H2। सर आपने तो बताया था कि ये धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, परंतु आपने तो हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ऐसे कैसे? मैंने क्या बोला था, अविलेय का निर्माण होगा। यदि विलेय का निर्माण हुआ, यदि घुलनशील धातु ऑक्साइड हुआ तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ऐसे कैसे सर? ऐसे होता है, जैसे Na प्लस H2O क्या बना, Na2O प्लस क्या बना, H2। अब देखिए इसमें कुछ और वाटर ऐड कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 बन जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखी जाती है।
इसी प्रकार कैल्शियम का एक केस होता है, कैल्शियम प्लस H2O क्या बनेगा, CaO प्लस H2, और इसमें यदि और वाटर मिला देंगे CaOH की ट्वाइस बन जाएगी, और इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, Ca प्लस H2O CaOH की ट्वाइस। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखिए पोटेशियम और ये जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और जो ये कैल्शियम होती है वो धीमी अभिक्रिया करती है। ये कौन सी, तेज गति से, ये तो करती है तेजी से, और ये करती है धीमी गति से अभिक्रिया करती है। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। देखिए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2, ये सेम रिएक्शन है। इसी प्रकार Fe की अपने पहले लेसन में पढ़ी थी, प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2, ये रिएक्शन अपने पहले लेसन में पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं कि गर्म जल के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम, कहाँ लिखें, यहां लिख देते हैं, गर्म जल के साथ रिएक्शन। देखिए होना कुछ नहीं है, सेम ही है, Mg प्लस H2O, MgO प्लस H2, ठीक है। ये क्या थी, धातु की अभिक्रिया थी। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं क्या होता है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एक अंतिम अभिक्रिया अपने पढ़ लेते हैं, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, बाद में लिखते हैं। हाँ जी, थोड़े से में लिख लेते हैं, धातु प्लस अम्ल। धातु और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको रिएक्शन के रूप में यदि अपने लिखते हैं तो लिखते हैं Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। देखिए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यदि धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी अभिक्रिया मैंने आगे लिख दी है। अब एक छोटी सी रिएक्शन और रख देते, फिर ये अपना धातुओं की अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। कहाँ लिखें, हाँ यहां लिख देते हैं। कौन सी वाली, चौथी वाली, धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया, लवणों के साथ रिएक्शन। धातु की लवण के साथ रिएक्शन कैसे होगी, मैं बताऊं आपको कि धातु की जब भी लवण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। वो अपने पहले लेसन में पढ़ चुका है, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। इस प्रकार से क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया अपने को देखने को मिलेगी। यदि अपने धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। और एक होता है एक्वा रेजिया, आपने नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा एक्वा रेजिया। यह क्या होता है, 3:1 में HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल
इन दोनों का मिश्रण होता है। 3 अणु किसके होंगे, इसके, और एक अणु इसका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु होगा। इन दोनों का कंपोजिशन करके एक जो अम्ल तैयार किया जाता है उसको एक्वा रेजिया बोल सकते हैं। और एक्वा रेजिया में एक ऐसा गुण होता है कि ये सोने को भी गला सकता है। जब सोनार होता है सोने को गलाता है तो एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल में एकमात्र गुण होता है कि 2 अम्लों को मिश्रण से ही अपने सोने को गला सकते हैं। बाकी अदरवाइज एक अकेले अम्ल से सोने को गला पाना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं गलाया जा सकता। दोनों अम्लों के मिश्रण से गलाया जा सकता है। इसकी मात्रा याद रखनी है कि 3 जो होते हैं अणु वो HCl अम्ल के होते हैं, 1 अणु होता है HNO3 अम्ल का होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।